Hello friends, my name is Abhishek. Today we are going to discuss the outbreak of the revolution. हम लोग इसका टॉपिक नंबर 1 पहले ही पढ़ चुके हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते। लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या बोला था कि पूरा माहौल बनाकर चले गए मिडिल क्लास के लोग, और क्या बोलते हैं कि जो फिलोसफर्स हैं जो कि उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन को चलिए आउटब्रेक कर लेते हैं। तो जो इसका इमीडिएट कॉज था वो क्या था, तो जो आपने थीम पढ़ी थी और उसके बाद सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि जब लुइस 16 भाई साहब ये इंथ्रोन्ड हुए 1774 में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने क्या थी कि उनके पास करेंसी नहीं थी, ट्रेजरी उनकी खाली थी। ठीक है, खाली ट्रेजरी बताया था, क्या कर सकते हैं, लोगों को बुलाना, लोगों पे जो है कि टैक्सेस को बढ़ाएंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते, खुद तो नहीं ना नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो लुइस 16 कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। लास्ट टाइम ये मीटिंग बुलाई गई थी बच्चों 1614 में, और अभी बुलाई गई है 1789 में, है ना। ये देखिए लगभग 175 साल बाद ये मीटिंग बुलाई गई, 175 साल बाद। कितनी जनरेशन आई होंगी, चली गई होंगी, और उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है 1789 में, आफ्टर 175 ईयर। ये कितना मजाक है, अब इसको समझ सकते हैं। और बुलाई किस लिए गई है? टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, और कोई ये नहीं कि कुछ जनता की भलाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक ये मीटिंग नहीं कॉल करते तब तक टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर पाते। ठीक है भाई, मीटिंग बुला ली गई। डेट थी 5 मई 1789, ये डेट, इस दिन मीटिंग बुलाई गई है ना, किंग कॉल मीटिंग। इस मीटिंग में क्या होता था बच्चों, तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, याद है ना। फर्स्ट स्टेट में कौन, क्लर्जी, सेकंड में कौन, नोबेलिटी, थर्ड में कॉमन पीपल, जो है कि जो पूरी कंट्री के थे 97% लोग, वो लोग, उसके रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। और वो नंबर था 300 फर्स्ट स्टेट से लोग थे, 300 सेकंड स्टेट के, और 600 थर्ड स्टेट के लोग। पीजेंट, आर्टिसंस, वुमेन, इनको असेंबली में अलाउड नहीं था। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ना, यहाँ पे लग रहा होगा भाई रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के भी जा रहे हैं, जाते तो थे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उसमें से भी जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस लोग थे वो लोग जाते थे यहाँ पे, है ना। उसमें भी बेचारे गरीब, पीजेंट, आर्टिसन, कलाकार, ये महिलाएं तो मतलब एकदम अलाउ नहीं थी जाना, है ना। वुमेन के लिए कोई जगह नहीं थी असेंबली में, तो ये इनको मना था असेंबली में जाने से। ठीक है, उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है। ईच स्टेट हैव 1 वोट। तो टोटल कितने वोट हो गए? 3 वोट। टोटल कितने वोट हो गए? 3। अगर मान लीजिए कोई प्रपोजल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उस पर जब वोटिंग करने के लिए आएगा तो कितने वोट रहेंगे? 3। 1 फर्स्ट स्टेट के पास, 1 सेकेंड के पास, और 1 थर्ड के पास। ये हो गया, टोटल वोट हो गए 3। अब भाई तैयारी हो रही है वोटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेट ने कुछ किया। क्या कर दिए? इन्होंने डिमांड कर दी कि हर एक मेंबर को आप इंडिविजुअल वोट दीजिए। मतलब कि फर्स्ट स्टेट का 300 वोट हो जाएगा, सेकंड का 300 हो जाएगा, और थर्ड का 600 हो जाएगा। तब तो ये पावरफुल हो गया। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड स्टेट में कोई जो है कि वो थोड़ा सा इमोशनल निकला और उनका थोड़ा सा झुकाव थर्ड स्टेट के लोगों की तरफ हो गया, तब तो प्रपोजल उनके फेवर में चला जाएगा, थर्ड स्टेट के फेवर में। ऐसा कहाँ किंग होने देंगे, प्रिविलेज लोग ऐसा होने देंगे कभी। तो ये जो डिमांड था थर्ड स्टेट का, डिमांड दैट ईच मेंबर है 1 वोट। वो जानते थे कि हम लोग 600 हैं, वो 300 है, फर्स्ट के लोग 300 हैं, सेकंड के 300, तो हमारी पावर बढ़ जाएगी, हमारे पास टोटल वोट 600 हो जाएंगे, जो कि आप जानते हैं किंग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपनी पावर को कम थोड़ी ना करेंगे। तो किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, थर्ड स्टेट वॉकआउट। एक बार एक चीज यहाँ पे बनी हुई है, उसको भी समझ लीजिए कि जो स्टेट जनरल थी उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठते थे, और थर्ड स्टेट के जो 600 पीपल थे, तो फर्स्ट स्टेट के 300 लोगों के पीछे वो खड़े रहते थे, सेकंड स्टेट के 300 लोगों के पीछे रेस्ट ऑफ 300 लोग खड़े रहते थे। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट था। ये फर्स्ट के लोग, ये सेकंड के लोग, ये बैठे हुए आमने सामने 300, और उसके पीछे 300 जो है थर्ड के इधर खड़े हैं, और एक सेकंड के पीछे 300। ये सीटिंग अरेंजमेंट था कब, किसका? स्टेट जनरल की जो असेंबली थी या जो मीटिंग होती थी उसका सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये हो गया, किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, थर्ड स्टेट वॉकआउट। थर्ड स्टेट क्या किया? वॉकआउट कर गया। इसके बाद क्या हुआ? कौन सा प्रपोजल? कि ईच मेंबर
को जो है कि 1 वोट नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए क्या हुआ, 20 जून 1789 ये डेट क्या हुआ, थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर गए और वो कहाँ इकट्ठा हुए, वर्साइल्स के एक टेनिस कोर्ट में, वो इंडोर टेनिस कोर्ट में गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए। कौन, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली। ये याद रखिएगा, ये नेशनल असेंबली बच्चों, ये याद रखना, ठीक। तो जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने जो है कि वहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। और वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड टू ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, कि जो मोनार्क हैं उनकी पावर चेक हो, वो रिड्यूस हो, और जो कंट्री है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। अब जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, किंग जो भी बोल दे वही हो गया, वो सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, ठीक है। अब रेवोल्यूशन हो गया। इन दो नामों को बहुत पूछा जाता है, ये मीराबेव और एबेसे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये नोबल मतलब फर्स्ट स्टेट के हैं, और ये जो है कि प्रीस्ट है, सॉरी ये नोबल सेकेंड स्टेट के हैं और ये प्रीस्ट है फर्स्ट स्टेट के, और ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है थर्ड स्टेट के, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। जब अगर कोई असेंबली सभा हो जा रही है, कहीं भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, तो काफ़ी अच्छी बातें जो है कि ये लोग बोल रहे हैं मोबिलाइज करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ये दो नाम, मीराबेव ये फ्रॉम नोबल एंड ये एबेस ये प्रीस्ट, ये फर्स्ट स्टेट से और ये सेकेंड स्टेट से किसकी हेल्प कर रहा है, ये जो रेवोल्यूशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, थर्ड स्टेट के लोग। कौन रेवोल्यूशन कर रहा है, थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। उसके बाद इधर थर्ड स्टेट के लोग जो है कि वो बिजी हैं फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, उधर जो है फ्रांस उबलने लगा। आ गई वो पिक्चर, आ गई जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आई थी ना, जिसको मैंने बोला कि मूवी जब रन करेगी तो बीच में वो सीन आएगा, वो सीन आ गया, फ्रांस सीतेड विद टर्म, फ्रांस जो है वो उबलने लगा। ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, जो है उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। होता है ना, जब गलत होती है चीज़ें तो सारी चीज़ें गलत होने लगती है। तो बैड हार्वेस्ट की वजह से जो प्राइजेस हैं ब्रेड के, वो भी राइज कर गए थे। दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग दुकानों को लूट रहे थे, तोड़ रहे थे। उसके बाद वही ऑन 14th ऑफ जुलाई, ये याद है 14th ऑफ जुलाई का दिन, ठीक है। 14th ऑफ जुलाई को क्या हुआ था, जो इंट्रोडक्शन पहला पेज बास्टाइल का किला बना हुआ है वो टूट गया है, उस पे लोगों ने हमला कर दिया है, पीपल मिलिशिया फॉर्म की, याद है ना वो सारी चीजें, ठीक है। 14th ऑफ जुलाई को क्राउड जो है उसने बास्टाइल के फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हुआ, इसके बाद रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया है। फाइनली क्या हुआ, लुइस 16 को झुकना पड़ा एंड ही रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली। वही नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था, नेशनल असेंबली। जो 600 रिप्रेजेंटेटिव वॉकआउट कर गए थे, तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ा। और क्या करना पड़ा कि हमारी जो पावर है, हमारी जो पावर अब जो है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया जाएगा, चेक किया जाए। नाउ हिज पावर चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। झुक गए, मान लिए भाई, ठीक है, रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक। 4th ऑफ अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास किया, एक रूल पास, एक एक्ट पास किया जिसको बोल सकते हैं, और सभी जो है कि फ्यूडल सिस्टम ऑब्लिगेशंस को, टैक्सेस को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश का मतलब है कि इंड कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। चलो भैया, अब समस्या खत्म, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। टीथेस एबॉलिश्ड, ये याद है, ये टैक्स जो थर्ड स्टेट को थर्ड स्टेट के लोग देते थे क्लर्जी को, इसको भी खत्म कर दिया गया। और जो चर्च की जमीन है वो कॉन्फिस्टिकेट कर दी गई, जब्त कर ली गई, उसको जो है कि सीज कर लिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई और आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। नेशनल असेंबली ने 1791 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस कंप्लीटेड इन 1791, 1789 से 1791, तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। क्या हुआ, वही बात, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क की जो पावर है अब वो चेक होगी, लिमिट होगी, एब्सोल्यूट पावर अब नहीं रहेगी। और आगे जो नेशनल असेंबली है वो 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, इन 3 पार्ट में डिवाइड हो गए।
इसके बारे में किसी फिलोसफर ने बोला था, हम लोगों ने पहले बात की थी, याद है आप लोगों को? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का नाम याद है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने क्या बोला था? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देखिए वही सिस्टम आ गया। अब देख लेते हैं कि नेशनल असेंबली जो थी उसका वर्किंग कैसा था, उसमें पार्टिसिपेशन किसका किसका था, कितने मेंबर थे। देखिए सबसे पहले वोटिंग राइट मिल गया लोगों में, सिर्फ आदमियों को, ओनली फॉर मैन। वो क्या बने? एक्टिव सिटीजन बने, लेकिन सारे के सारे मैन नहीं। उसमें से कौन? सबसे पहले तो सब वुमेन जो है। पैसिव सिटीजन उन सिटीजन्स को बोला जाता था जिनको वोटिंग राइट नहीं मिली, दे वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन। ठीक, फ्रांस में जिनको वोटिंग राइट नहीं मिली। तो पैसिव सिटीजन में कौन कौन आता था? ऑल वुमेन, सारी की सारी, मतलब किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला। उसके बाद जो भी 25 की एज के नीचे है, मतलब 25 की एज के ऊपर जो है उन मेन को वोटिंग राइट मिला। 25 की एज के नीचे जो भी है उसको वोटिंग राइट नहीं मिला। बट एक चीज और याद रखेगा कि 25 की एज के ऊपर जितने भी मेन थे उनमें जो लोग 3 दिन के टैक्स के बराबर 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिला, वो भी पैसिव सिटीजन में थे। ये एक टेक्निकल टर्म याद रखिएगा। आई रिपीट, वो सारे मैन 25 की एज के ऊपर जो 3 दिन की 3 डेज के वेज के बराबर टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वो भी पैसिव सिटीजन थे। तो कौन कौन पैसिव सिटीजन हो गया? ऑल वुमेन, 25 की एज के नीचे के सारे मैन, और 25 के ऊपर के वो मैन जो 3 दिन की वेज के बराबर टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो ये तो सब हो गए पैसिव सिटीजन, इनको वोटिंग राइट नहीं मिला। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन की बात कर लें तो रेस्ट ऑफ जितने भी बचे, टोटल पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, कितने लेफ्ट हो गए? 4 मिलियन। ये 4 मिलियन लोग बन गए एक्टिव सिटीजन, मतलब इनको क्या मिल गया? वोटिंग राइट। क्या मिल गया? वोटिंग राइट। दे बिकम एक्टिव सिटीजन। ठीक है, 4 मिलियन। अब क्या हुआ? ये 4 मिलियन लोग वोट करेंगे किसके लिए? 50,000 इलेक्टर्स के लिए, जिसमें सब क्या रहेंगे? मैन रहेंगे। अब इलेक्टर्स और नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं 745, इनके बारे में एक बात याद रखिएगा, ये जो थर्ड स्टेट के, जैसे वहां पे आप लोगों ने देखा ना कि क्या बोलते हैं कि टैक्स जो है कि वो पे कर रहे हैं, उनको वोटिंग राइट मिल रहा है, 25 के ऊपर वाले भी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक और जो है कि जो स्लैब होगा टैक्स का, ऊपर का स्लैब होगा, उन लोगों को ही जो है कि इलेक्टर्स और नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए उसमें प्रोविजन था। मतलब इसमें भी जो है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जो बिजनेसमैन है, अपर क्लास के लोग हैं थर्ड स्टेट में, उन्हीं को जो है कि वोटिंग राइट, इलेक्टर एंड नेशनल असेंबली का मेंबर बनने का राइट। तो ये जो 4 मिलियन लोग हैं वो किसको क्या बोलते हैं इलेक्ट करेंगे? 50,000 मैन को वोट करेंगे, है ना। और ये 50,000 मैन जो है वो 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए वोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 मिलियन। उन्होंने कितने लोगों को इलेक्ट किया? 50,000। 50 उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टर्स। 50,000 ने कितने लोगों को इलेक्ट किया? 745, और ये बन गई नेशनल असेंबली। इस नेशनल असेंबली से कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद ये नेशनल असेंबली सीधे सीधे किंग या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे। ये लेजिस्लेचर है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, उसमें कितने लोग बैठते हैं? 543। तो समझ लीजिए ये पार्लियामेंट है। उसमें से क्या है कि उस पार्लियामेंट से जो सरकार बनाते हैं उनमें से कुछ मिनिस्टर निकलते हैं। तो यहाँ तो कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रहा है, तो पूरे को पूरे नेशनल असेंबली गवर्नमेंट। तो नेशनल असेंबली से कुछ मिनिस्टर बने। उसके बाद जो है कि ये लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? लेजिस्लेचर। और किंग हो गया एग्जीक्यूटिव। कोई भी फाइनल अगर बात करनी है तो वो किंग से ही करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव है। उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि अगर किसी चीज को जो है कि वो मना कर दे तो वो पास नहीं हो पाएगी। ये वीटो पावर बहुत बड़ी पावर, मतलब अभी भी किंग को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो अब क्या हो गया कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या हो गया कि किंग है, किंग क्या चले गए? नहीं, किंग अभी है, मोनार्क अभी है, लेकिन उनकी पावर किससे चेक हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे चेक हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन से। सो नाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म। इधर एक जुडिशरी जो थर्ड ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी या थर्ड ऑर्गन ऑफ द फ्रांस पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको एक्टिव सिटीजन लोग जजेस के लिए
डायरेक्ट वोट करेंगे। तो ये हो गया पूरा पॉलिटिकल सिस्टम 1791 का फ्रांस का। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।